नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। नया दिन, नई शुरुआत, नए विचार, नया उत्साह, नई उमंग। जी हाँ, यदि किसी दिन की शुरुआत एक अच्छे से विचार के साथ होती है ना, तो यकीन मानिए कि वो दिन हमारा बेहद खूबसूरत बन जाता है और बड़ा एनर्जेटिक भी बन जाता है। क्योंकि जब हमारे विचार अच्छे होते हैं ना, तो यकीन मानिए कि हमारे अंदर नई एनर्जी, नई स्फूर्ति का संचार होता है। तो हम आपको बता दें और आप सब जानते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो लाइव प्रोग्राम होता है। हमारे कुछ टेलीफोन नंबर्स भी हैं और उन नंबर्स का इस्तेमाल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जल्दी से आप पेन उठाएं, पेपर उठाएं और उन नंबर्स को नोट डाउन करें। 0755-266-0049 ये हमारा नंबर है फ़ोन का, और इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-233-0040। इन दोनों नंबर्स का इस्तेमाल करके आप जल्दी से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। दर्शकों, आप सब जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं तिथि के साथ, तो आइए नजर डालते हैं आज की तिथि पर। विक्रम संवत 2079 माघ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है। 16 जनवरी 2023 सोमवार का दिन है। आज का दिन आप सभी का शुभ हो, मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। और आइए एक प्यारे से विचार को आप तक पहुंचाते हैं। हो सकता है ये विचार आपकी जिंदगी में कुछ नया बदलाव लाए। तो आइए देखते हैं कि आज का विचार क्या है। अच्छे स्वास्थ्य को हम खरीद नहीं सकते, पर यह अत्यंत मूल्यवान बचत खाता हो सकता है। जी हाँ, अच्छे स्वास्थ्य की तुलना हम किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य और सेहत के प्रति सजग होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। हम जितना ज़्यादा अपने आप से प्यार करेंगे ना, उतना ही हम किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार कर पाएंगे भाई। यदि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें सफलताएं मिलें, हम अपनी मंजिल की ओर जाएं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बेहद स्वस्थ रहें। तो आप सभी स्वस्थ रहें, यही शुभकामनाएं। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दर्शकों, हमें भी आपके स्वास्थ्य और सेहत का बहुत ख्याल है, इसीलिए तो हम नए नए विषय विशेषज्ञों से को आपसे मिलवाते हैं। और हम आइए जल्दी से परिचय करवा देते हैं कि आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। नमस्कार सर। आप नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं और लगभग 25 वर्षों से अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में दे रहे हैं। नाक कान गला से संबंधित अनेक जो बीमारियां हैं उनका सफल आप इलाज कर रहे हैं। तो आज नाक कान गला से संबंधित विभिन्न बीमारियों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे और चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज हमारे मेहमान हमारी अतिथि के रूप में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं शिबानी घोष जी। शिबानी घोष जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम आपको बता दें दर्शकों कि आप संचालिका हैं परवरिश द म्यूजियम स्कूल की। शिबानी जी, जनरेशन गैप एक बड़ी चुनौती कह सकते हैं हम आज के समय में, कि ये जो जनरेशन गैप है वो बहुत सारी समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। क्या वजह है? क्या क्या आपको लगता है कि कहाँ थॉट प्रोसेस में चेंज आता है? दो जनरेशन्स के बीच में तारतम्य कैसे हम बिठा सकते हैं? इन तमाम बातों पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले हम बात करेंगे, डॉक्टर अनिल जैन साहब हमारे साथ में हैं। सर, बड़ा अच्छा सा विषय आज दर्शकों के लिए लेकर आए हैं हम, नाक कान गला से संबंधित बातें आज आपके साथ हम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले चूंकि सर्दियों का मौसम है, ये मौसम एक और जहां हमारी हेल्थ, सेहत को बनाने वाला होता है, वहाँ छोटी छोटी बीमारियां भी हमें परेशान कर जाती हैं। एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम जो हम अक्सर इस मौसम में फील करते हैं वो गला खराब होना। अक्सर गला खराब होता है, तो क्या वजह है कि अक्सर गला खराब होता है सर्दियों के मौसम में? जी, सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा अवसर देने का। मैं आपका जवाब देने के जस्ट पहले एक श्लोक सुनाऊंगा और मैं आपको बहुत ही इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करूंगा। अंगम गलतम पलतम मुंडम दंत विनम जातम तंडम बृहद्वाद गिरतो दन्नम तदपन से आशापिंडम। अभी मैंने कुछ बोल दिया, दर्शकों ने सुना भी, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो जब भी हम कुछ चीज़ बताते हैं, इट्स ए पार्ट ऑफ टीचिंग, और जब हम सुनते हैं इट्स ए पार्ट ऑफ लर्निंग। लेकिन हम कुछ बोल जाएं तो समझा दिया जरूरी नहीं,
और सुन लिया तो समझ में आ गया, ये भी जरूरी नहीं। तो इसी को तालमेल बिठाने के लिए मैं कुछ सामान भी साथ में लाया हूँ, कुछ चार्ट्स, कुछ मॉडल्स, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी दे सकूँ जी। तो जैसा कि आपने गले के संबंध में पूछा, गला एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है अपने शरीर का, जिसके कि 2 काम होते हैं। खाने को गले में स्वॉलोइंग मूवमेंट देना और साथ साथ आवाज़ में भी मदद करना, और तीसरा पार्ट होता है ट्रैकिया, जो कि सांस लेने में मदद करता है, आवाज़ निकालता है जी। अब जो ठंडियों के मौसम में गले में खराश आती है, उसका कारण जो मुख्यतः होता है कि जैसे जैसे वातावरण में टेम्परेचर कम होता है, जो अपन सांस में हवा खींचते हैं उसका टेम्परेचर भी कम होता है और उसके मॉइस्चर कंटेंट भी कम रहता है। तो जब कोई भी सांस को सीधे मुंह से खींचता है, उसके कारण से गले में ड्राइनेस बढ़ जाती है। इसके कारण से पेशेंट्स को इरिटेशन होता है। जब कोई भी नाक से सांस लेता है तो नाक में म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, जो कि इस हवा को आर्द्रता ऐड कर देता है और आपको तकलीफ़ें कम होती हैं। लेकिन जो माउथ ब्रीदर्स होते हैं उनको इसमें तकलीफ ज़्यादा होती है। यानी कि आपकी जो बातें हैं उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं समझ पा रही हूँ और शायद हमारे दर्शक भी समझ पा रहे होंगे कि यदि हमें कंजेशन है नोज़ में, नोज़ ब्लॉक है, तो उसके कारण भी ये परेशानी हो सकती है गला खराब होने जी की? बिल्कुल। यदि नोज़ ब्लॉक रहेगी तो नेचुरली आपको मुंह से सांस लेनी पड़ेगी, और जैसे ही आप ठंडी और ड्राई एयर को सांस लेने में गले में जाएगी, वो आपको नुकसान देगी। जी। तो उसको फिर अपने को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जी। तो दर्शकों, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज सर के साथ में हम कर रहे हैं। यदि आपके ज़हन में, आपके मन में भी कोई प्रश्न है, नाक कान गला से संबंधित जो विभिन्न बीमारियां हैं उससे संबंधित कोई भी बातचीत आपके मन में है, तो आप अपने प्रश्न हम तक रख सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनिल जैन साहब, वो आपकी बात का जवाब, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। हम आपको बता दें कि लगातार हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, उन नंबर्स का आप इस्तेमाल करें, जुड़े हमसे। हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ में हैं, शिवानी जी हैं। शिवानी मैडम, आपसे हम यही जानना चाहेंगे सबसे पहले तो, जो जैसे कि हमें आपके बारे में मालूम चला कि आप संचालिका हैं परवरिश द म्यूजियम स्कूल, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये और कहाँ से इस की प्रेरणा आपको मिली स्टार्ट करने की? थैंक यू वृंदा। परवरिश द म्यूज़ियम स्कूल ये एक ऐसा स्कूल है उन बच्चों के लिए जो डिप्राइव्ड हैं क्वालिटी एजुकेशन से। तो जब मैंने 2004-05 में अपना बीएड कंप्लीट कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि बीएड के जो कोर्स मटेरियल में जो मेथड्स एंड स्किल्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट। बट शायद अनफॉर्चुनेटली प्रेस्टिजियस स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में उसके इस्तेमाल किसी ना किसी कारण से नहीं हो पाता है। हो सकता है कि सिस्टम में बन जाते हैं या टाइमिंग में बन जाते हैं, पर वो कोर्स के जो मटेरियल्स हैं, कोर्स के जो स्किल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने सोचा, बीएड कंप्लीट करते हुए मैंने सोचा कि ये जो मेथड्स एंड स्किल्स मैं जो सीख रही हूँ या मैं आगे जो काम आएगा, क्यों ना मैं उन बच्चों पे इस्तेमाल करूँ, उन बच्चों के साथ इस्तेमाल करूँ जो एक्चुअली डिप्राइव्ड हैं क्वालिटी एजुकेशन से। तो मैं काम करती हूँ बस्ती के बच्चों के साथ। 10 ऐसे स्लम्स हैं भोपाल के जिनके साथ मैं एजुकेशन पे, शिक्षा पे काम करती हूँ, जहाँ हम रोज़ बच्चों को अपने अपने बस्तियों से पिक करते हैं, उनको संग्रहालय ले जाते हैं और संग्रहालय के आर्टिफैक्ट्स और एग्जिबिट्स के माध्यम से उनको एजुकेट करते हैं बिना किताबों के। क्योंकि अगर आप भोपाल, सबको पता है कि भोपाल में बहुत सारे संग्रहालय हैं, पर अगर सही मायने में अगर आप देखेंगे तो हर एक म्यूज़ियम का हर एक एग्जिबिट में कोई ना कोई लर्निंग ये छुपा है। तो हम बस उसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे शहर में। अलग कोई क्लासरूम नहीं बनाया, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, इन्हीं जगह को, इन्हीं संग्रहालयों को हमने एज लर्निंग सेंटर उन बच्चों के लिए बनाया जो पढ़ाई से भागते हैं, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। यानी वी कैन से कि हम अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दें कि विभिन्न जो मीडियम्स हैं उनके थ्रू बच्चों में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप बिल्कुल पैदा करें। उन्हें बुक बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। मतलब जो ये शिक्षा प्रणाली हमारी रही है पहले, जी, तो जी। उस समय ऐसा कुछ था कि लॉर्ड मेकाले की यदि हम बात करते हैं, जैसे किसी का नाम हमें लेना नहीं चाहिए, बट यदि हम उनकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बाबू बनाने की जी। वो शिक्षा दिया जी। वो
थी हमारे यहाँ प्रचलन, पर अभी जो नवीन शिक्षा प्रणाली आई है, नई शिक्षा प्रणाली जो आई है, उसमें बहुत सारे हमने बदलाव देखे Changes, हैं और कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए ये म्यूजियम स्कूल का बिल्कुल, मुझे तो करते हुए 18 साल हो गया है ये, और मैं आपको गर्व से आज बता सकती हूँ कि हमारे यहाँ से जो बच्चे पहला बैच जो निकला है, अभी अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज में ये अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि हम पढ़ाई के साथ साथ इनको हाथ का काम भी सिखाते हैं, ताकि ये लाइवलीहुड अगर चाहे तो ये आगे उसी लाइवलीहुड को अपना जीवन में ला सके एंड उस लाइवलीहुड से कमा के अपना परिवार भी चला सके। बहुत खूब, बहुत सुंदर बात मैडम अभी आपने बताई कि सिर्फ हमें एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन से मतलब नहीं है जो सिर्फ हमें किताबी ज्ञान दे। हमारे अंदर जो हुनर है, जो टैलेंट है, उसको हम पहचाने और उसको सही दिशा और दशा मिल सके, उसके अनुरूप हम उसको मटेरियलाइज कर सके और उसका उस टैलेंट का इस्तेमाल कर सके। तो यही आपकी म्यूजियम स्कूल की बिल्कुल कोशिश कल्पना है, कोशिश है। बहुत सारी बातें हमारे मन में है कि कहाँ से इन बच्चों को आप कलेक्ट करते हैं, कैसे, क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी आप प्रोवाइड करते हैं, किस तरह का शुल्क आपका विद्यालय चार्ज करता है, ये सारी तमाम बातें हम आपसे करेंगे। उसके पहले हमारे साथ में अनिल सर हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी ये जो मौसम है सर्दियों का, कहीं ना कहीं एक तो ये नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम लोगों को बहुत कॉमन है, तो नेजल कंजेशन के कारण और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? दूसरी बात, क्या साइनस जो होता है, तो साइनस में क्या परेशानी हो जाती है? आजकल बहुत कॉमन सा हो गया है साइनस, हर अगला व्यक्ति बताता है मुझे साइनस की परेशानी है, मैं साइनस से परेशान हो रहा हूँ, हो रही हूँ, तो क्या है सर, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ये बहुत ही मूलभूत लेकिन बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि यह काफ़ी कॉमन सा एक समस्या है जो बहुत सारे लोगों को होती है। अब इसको बहुत ही संक्षेप में मैं समझाना चाहूँगा। नाक, कान और गला, ये तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब भी सर्दियों के मौसम में गले में खराश से इन्फेक्शन होता है, साथ में वह इन्फेक्शन नाक में भी पहुंचता है और कान को भी इफेक्ट कर सकता है। तो यदि मैं चार्ट में देख पा रहे हों आप, तो यह नाक का भाग होता है और नीचे गला आता है। जब भी गले में इन्फेक्शन होता है तो यह नाक तक ले जाता है। और फिर साथ में इसमें क्या होता है, साइनसेस जो बताए जाते हैं, नॉर्मली साइनस होते हैं जो कि फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथमॉइड और स्फेनॉइड साइनस नाम के होते हैं। साइनसेस नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। वह एक समस्या हो जाती है जिसके कि मूलभूत लक्षण होते हैं सिर दर्द होना, आँखों में भारीपन रहना, मन अच्छा नहीं लगना, कभी कभी थोड़ा सा फीवर जैसा लगना, ये सब समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जी, क्या सर्दी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जिन व्यक्तियों को लगातार सर्दी बनी रहती है, क्या साइनस के लिए वो एक रोल प्ले कर सकता है, सर्दी बने रहना? जी, सर्दी बनी रहती है जब, तो जो अपना साइनसेस का जो क्लियरेंस है या जो ड्रेनेज होना है वो ब्लॉक हो जाता है। और जब उनका जो ब्लॉक हो जाता है तो उससे साइनसेस में नेगेटिव प्रेशर बनता है, और नेगेटिव प्रेशर बनने के कारण से उसमें रिसाव ज़्यादा होता है, यानी सिक्रीशंस ज़्यादा होता है, और फिर वो इन्फेक्शन दे देता है। अगर सर्दी का नाक में इन्फेक्शन है तो साइनस में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जी सर, चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे, उसके पहले हम आपको बता दें कि हमारे कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। नंद स्वरूप जी हमारे साथ में है बाराबंकी से। हेलो, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि गर्मी भी आती है, बरसात भी आता है, जाड़ा आता है तो कुदरत की देन है, तो ऐसी दशा में जब ठंडक आती है, सर्दी के दिन होते हैं, तो उसमें हमें कौन सी ऐसी चीजें खाने से परहेज करना चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य बिगड़ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न नंद स्वरूप जी ने किया कि ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको खाना हम अवॉइड करें, अपनी डाइट में क्या लें क्या ना लें जिससे बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता, आपने सवाल रखा। देखिए, श्रोता जी बोलना चाहिए, सॉरी। ठंड के मौसम हो या कोई भी मौसम हो, बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर की तासीर पर आधारित होती हैं। कोई भी पदार्थ जब आप खाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक को नुकसान कर रहा है तो दूसरे को भी नुकसान करे। तो पहले तो आपको अपने जीवन में थोड़ा सा अपने शरीर को पहचानना है। आपके शरीर की तासीर के अनुरूप आपको कुछ चीज़ को खाना या नहीं खाना है। मोटे तौर पर खटाई वाले पदार्थ या बहुत ही ठंडक वाले पदार्थों को हमें खाने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि इस समय में ड्राइनेस के कारण से, यानी आर्द्रता कम होने के कारण से हवा ठंडी
और ड्राई हो जाती है। उससे बचने के लिए आपको घर पे ह्यूमिडिफायर यानी कुछ भाप घर के या कमरे में होती रहे ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। हो सके तो आपको बार बार गुनगुना पानी पीना चाहिए। यदि हो सके और समय मिले तो आपको गुनगुना पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके बार बार गार्गल्स करना चाहिए, जिससे कि आपके गले में आर्द्रता बनी रहे। जी सर, इनका जो क्वेश्चन था, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, इनका ये जानना चाह रहे थे ये कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें खाना अवॉइड करना चाहिए। और आपने बताया कि हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है, हर व्यक्ति की तासीर अलग अलग होती है। कुछ लोगों के मन में ये भी मिथ होता है, सीजनल फ्रूट्स की यदि हम बात करते हैं तो आप लोगों का, डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का मानना होता है कि सीजनल फ्रूट्स को हमें लेना ही चाहिए, बट कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई ये ठंडे हैं, इनको नहीं लेना चाहिए, या फ्रूट्स को शाम को नहीं लेना चाहिए। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ ऐसे सिद्धांत, जैसे इस मौसम में गुआवा आता है, ऑरेंज भी अभी बहुत देखने को मिल रहा है, तो क्या गुआवा, ऑरेंज ऐसी चीज़ों को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और क्या शाम के टाइम फ्रूट्स लेना हमें अवॉइड करना चाहिए? हाँ, इसमें एक सिद्धांत पढ़ने में आता है, जो बहुबीजीय फ्रूट्स होते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, उनको अक्सर दोपहर के बाद में नहीं लेना चाहिए। दोपहर के पहले के समय में यदि लिया जाए तो फ़ायदा करता है, लेकिन अगर दोपहर के बाद में लिया जाए तो ऐसा मानते हैं कि वो नुकसान भी कर सकता है। तो गुआवा यानी अमरूद भी उसी कैटेगरी में आता है। हाँ, जैसा आपने ऑरेंज का बोला, ऑरेंज में भी यदि खट्टापन नहीं है तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर उसमें खट्टापन आ गया तो फिर आप उसको अवॉइड करें। जी, यानी सिट्रस फ्रूट्स जो हैं हमारे, कोशिश करें कि शाम के टाइम उनको हम अवॉइड करें। बाकी तो फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें हमेशा फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ही चाहिए। और कहते भी हैं कि गुआवा खाने से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाता है और डाइजेशन अच्छा होता है। तो डॉक्टर साहब आपकी बातों का जवाब दे ही रहे हैं। शिवानी मैडम हमारे साथ में। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये आपने जो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमें लगा कि आपने जो बताया अपने म्यूजियम स्कूल के बारे में, कैसे आप अप्रोच करती हैं, उन बच्चों तक कैसे पहुंचती हैं, आप उन बच्चों तक पहुंचती हैं और वो बच्चे आप तक कैसे पहुंचते हैं? वृंदा, मैंने शुरुआत करी थी इन पन्नी बिनने वाले बच्चों से। तो ये बच्चे जिनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था, ना ही इनके माँ बाप को कोई मतलब था पढ़ाई से, क्योंकि इनका हमेशा से ये है कि बच्चे सुबह उठेंगे, जब हम शायद सो के भी नहीं उठते हैं, ये हमारे घर के पीछे के बाउंड्री में हमको मिल जाते हैं पन्नी बीनते हुए। तो उनके पेरेंट्स का है कि कब तक ये बच्चे, जितने उनके घर का एक कॉन्सेप्ट है कि आप देखेंगे कि जितने बच्चे हों उतने कमाने वाले, उतना हाथ है कमाने वाले, उनको एजुकेशन से मतलब नहीं है। क्योंकि जब हम पहली बार अप्रोच किए इस पन्नी बिनने वाले बस्ती में, जब हम गए, उनका सीधा सा एक ही सवाल था, एक ही ये था कि साहब पढ़ के क्या हो जाएगा, अगर हम भूखे रहे, हम घर वाले सब भूखे रहे, बच्चे भूखे रहे, तो पढ़ के क्या दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सबके लिए कि वाकई में अगर हम भूखे ही रहे, खाना ही अगर नहीं मिला, तो क्या पढ़ाई हमें कोई फ़ायदा दे रहा है। तो इसी को नज़र में रखते हुए और इसी को दिमाग में रखते हुए हमने इन बच्चों की टाइमिंग, आज भी 18 साल से हमें सब टाइमिंग हमने दोपहर की रखी है 3 से 5, ताकि ये बच्चे काम से भी ना छूटे, काम पे जाए और एजुकेशन में भी ये इंटरेस्ट लेने रखे। पर मैम, यहाँ बात सिर्फ ये आती है अब हमारे मन में, और शायद मेरी तरह बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनके मन में भी ये थॉट आ रहा होगा कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये एक तरह से लाइक एक चैलेंज है कि उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया, फिर उनके पेरेंट्स को जाकर कन्विंस किया कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजिए और उनको एक इंटरेस्टिंग मेथड के साथ हम उनको एजुकेट करेंगे। तो मैडम, कैसे आपने इस चैलेंज को किया? बिल्कुल मैडम, हम बता दें कि हमारे कॉलर भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आपसे इस प्रश्न का उत्तर लें, उसके बाद उन कॉलर को उनसे हम बात करेंगे। जी। तो ये इनके सबसे बड़ी समस्या होती है पेरेंट्स, इनको कन्विंस करना। राइट। तो उनके साथ, हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हम इनके बच्चों को उस टाइम पे हम नहीं ले जा रहे हैं जब इनको ये काम पे जा रहे हैं या कमाने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स को मतलब है कि दिनचर्या के बाद इनके पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितना सामान बेचकर कितने पैसे आए हैं, तो ये मतलब रहता है। तो उनके पेरेंट्स को ये मतलब नहीं, ठीक है, अच्छा है मैडम, आप तो ले जाइए, दोपहर को ये मटरगश्ती करते रहते हैं बस्ती में, उससे अच्छा कुछ सीख लें बच्चे, कुछ कर लें। मतलब उसके बाद जब इनके पेरेंट्स ने इनमें चेंज देखा, जब इन बच्चों में धीरे धीरे चेंज आने लगा कि उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके पढ़ाई में रुझान आने लगी, तब उनके पेरेंट्स को लगा कि चलो हम थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, इन बच्चों को हम छोड़ते हैं पढ़ने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमको दिखा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है वृंदा, कि
ये कम्युनिटी की बात होती है। एक बच्चा जब चेंज होता है तो इंटायर कम्युनिटी में चेंज दिखती है, क्योंकि जब ये बच्चा वापस जाता है वहां पे 10 लोग और जो कम्युनिटी में रहते उनको लगता है कि अरे ये बच्चा तो अब अलग दिखने लगा है, इसके रहन सहन में इसने गुटखा खाना छोड़ दिया है, गाली गलौज बंद कर दिया है, पढ़ाई में शाम को लालटेन के नीचे पढ़ाई किताबें लेके बैठ रहा है, जरूर कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो ये होता है चेंज। तो वो चैलेंज शुरू में रहता है, पर धीरे 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 जब पेरेंट्स को समझ में आने लगा है कि ये बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं और आगे जाके ये कुछ करेंगे, उनके जो सपने हैं वो भी ये पूरे करेंगे, हम जो कर रहे हैं वो शायद ये नहीं करे, कुछ और अच्छा करे जिंदगी में, तो हमारे लिए वो इजी बन गया थोड़ा सा। तो ऐसी 1 बस्ती 2 बस्ती करके 10 बस्तियों के बच्चे ऐसे धीरे धीरे जुड़ते गए। जी निश्चित ही किसी काम को जब हम शुरू करते हैं तो ये जो सफ़र होता है वो बड़ा कठिन होता है, पर हमारा जो विल पावर है वो कहीं ना कहीं इस मुसीबतों को, इन चैलेंजेस को आसान बनाता है। हमारे कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो मैडम, मैं नाम तो आपको डॉक्टर प्रदीप साहू भोपाल से। हाँ डॉक्टर प्रदीप साहू जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार जी, अपना प्रश्न करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, बताएं, क्वेश्चन करें। मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है, फिर मैडम से प्रश्न। डॉक्टर प्लीज ये बताइए कि ईयर, नोज, थ्रोट ये तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के इन्फेक्शन को प्रभावित करते हैं। एक तो ये मेरा प्रश्न। दूसरा ये है कि स्कल या हेड में इसके अलावा ये इन्फेक्शन जो है, तीनों इन्फेक्शन स्कल या हेड के कौन से पार्ट को भी प्रभावित करते हैं, एक ये बताएं। एक प्रश्न ये डॉक्टर साहब से मैडम, जिंदा मैडम। दूसरा प्रश्न मेरा मैडम से, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जनरेशन गैप। मैडम थोड़ा प्लीज ये बताइए, पहली पीढ़ी का जनरेशन गैप या फर्स्ट जनरेशन गैप, सेकंड जनरेशन गैप और थर्ड जनरेशन गैप क्या होता है? बिल्कुल। इसमें किस जनरेशन गैप में सबसे ज्यादा सुधार की गुंजाइश है, प्लीज बताइए। तो प्रदीप जी जनरेशन गैप पर आएंगे, शिवानी मैडम से आपके क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, पर उसके पहले डॉक्टर साहब से जो आपने प्रश्न किया है आइए उसको जान लेते हैं। सर थैंक यू भाई, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा है और मुझे एक्सपेक्टेड भी था कि कोई ना कोई श्रोता ये सवाल ज़रूर रखेगा, इसलिए मैं आपको बताने के लिए ही चार्ट और मॉडल्स लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, कान नाक गला कनेक्टेड होते हैं। आप कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो जो मैंने इस चार्ट में दिखाया है आपको, नाक के पीछे के भाग से जब नीचे जाते हैं तो ये गला कनेक्ट होता है। ओके, अब कान की पोजीशन यहाँ पे आप थोड़ा सा लाइट पोजीशन में देख रहे होंगे, इसमें से एक इस्च्यूशन ट्यूब नाइप की ट्यूब होती है जो कि कान के मिडिल ईयर से नाक के पीछे के भाग में जाती है। इसको थोड़ा और ध्यान से समझ सकते हैं। एक कान की शैडो बनी है, ये नोज़ है, एक गला है, यहाँ से एक तिरछी ट्यूब जाती है। दूसरे मॉडल में इसमें समझाना चाहूँगा मैं आपको, ये शायद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें कान का ये आउटर ईयर है, मतलब बाहरी भाग, फिर कान का पर्दा, फिर कान का मध्य भाग, फिर इनर ईयर। इनर ईयर में कॉक्लिया वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। मिडिल ईयर से एक ऐसे तिरछी ट्यूब जाती है, इसको इस्च्यूशन ट्यूब बोलते हैं। यह ट्यूब नाक के पीछे के भाग में खुलती है। तो जब भी नाक में, गले में या कान में कहीं भी इन्फेक्शन हो, ये एक दूसरे को इन्वॉल्व करते हैं। अब आपने पूछा कि इससे आगे और कहाँ इन्फेक्शन पहुंच सकता है, यह भी बहुत ही उचित सवाल है। तो जब आप इसको और कंप्लीट देखेंगे तो जो कान का भाग है, इसके ऊपर की जो हड्डी होती है उसके ऊपर सीधा ब्रेन चालू हो जाता है। तो यदि यहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा समय रहा और अपन ने उसको सही टाइम पे इलाज नहीं किया तो ये इन्फेक्शन सीधा ब्रेन में भी जा सकता है। यदि इन्फेक्शन यहाँ से अंदर की ओर गया तो ये इनर ईयर को इन्वॉल्व कर सकता है। और अगर मान लो आपने और भी ध्यान नहीं रहा तो ये नीचे के वाले भाग में जाके कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर होती है, उसको भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो ये चारों तरफ इन्फेक्शन कहीं भी फैल सकता है, इसलिए हमें इसका समय से इलाज कराना ज़रूरी है। साथ ही अगर मान लो कान के अलावा नाक में इन्फेक्शन है तो नाक के आजू बाजू जो साइनस होते हैं, साइनसेस का पोजीशन भी काफ़ी टिपिकल होता है। यह आँख के पास में, ऊपर ब्रेन, दोनों जगह कनेक्टेड होता है। तो साइनस से इन्फेक्शन आँख में भी पहुँच सकता है और साइनस से इन्फेक्शन ब्रेन में भी जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ इससे हल मिला होगा। सर अब एक और जो सवाल हमारे मन में आता है, बैलेंसिंग के बारे में हम पूछना चाहेंगे कि क्या ईयर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या ये बॉडी, मतलब ये जो बैलेंसिंग प्रोसेस है उसको भी अफेक्ट कर सकता है?
कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कान में इन्फेक्शन था और फला व्यक्ति को चक्कर आ रहे थे, फेंट हो रहा था व्यक्ति, तो क्या ऐसा होता है, क्या कुछ इस तरह का कोई संबंध होता है? जी बिल्कुल वृंदा जी। जी। देखिए, कान अपना जो है ना, लोगों को लगता है केवल इतना सा भाग है और इसी से सुन लेते हैं। यह तो एक बहुत ही बाहर का भाग है। इसके अलावा जो मिडिल ईयर और इनर ईयर वाली बात आती है, ये मिडिल ईयर इनर ईयर में दो काम होते हैं। सुनने का काम जो कि कॉक्लिया करती है, और वेस्टिबुलर पार्ट जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, ये बैलेंस बनाती हैं। अगर मान लो कान से इन्फेक्शन अंदर पहुंच गया और बैलेंस सिस्टम को इन्वॉल्व कर लिया, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इंसान के बैलेंस बनाने में दिक्कत आए। तो देखिए दर्शकों, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल था और उम्मीद है कि आपको उसका सटीक जवाब भी मिल गया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमको कान में दर्द हो रहा है, ईयर इन्फेक्शन हुआ है और हमें लगता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं, फेंट हो रहे हैं, हम अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंसिंग से संबंधित प्रॉब्लम है और कान का जो ईयर पार्ट होता है वो बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है। सर, एम आई राइट? जय जी। शिवानी जी, आपसे भी एक क्वेश्चन था। प्रदीप जी, डॉक्टर प्रदीप अभी हमसे जुड़े थे फ़ोन कॉल के माध्यम से, उन्होंने आपसे भी ये प्रश्न किया है कि जनरेशन गैप की जो बात है, 3 पीढ़ियों के बारे में उन्होंने पूछा था। तो क्या कहेंगे आप? जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रदीप आपके सवाल के लिए। वाकई में एक बहुत बड़ा समस्या जो अभी देखने में आ रहा है, तीनों जनरेशन, क्योंकि मैं भी उस घर से हूँ जहाँ पे तीनों जनरेशन एक साथ हैं, कि हमारे ऊपर हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, फिर हमारा जनरेशन, उसके बाद हमारे बच्चों का जनरेशन। तो मैं सीधी सी बात है, जो एक टर्म में हम लेते हैं, तो हम जो जनरेशन ठहरे वो है सैंडविच जनरेशन। सैंडविच इस बात से जनरेशन होता है कि बुजुर्ग जो हैं वो अपनी बात रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब हमारे बच्चे जो हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। अब जो जनरेशन है हमारा, वो हम लोग इस सोच पे चलते हैं। तो बचे रहे ये जनरेशन जो एक्चुअली सैंडविच जनरेशन है, दोनों इसमें पिस जाते हैं हम। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं, उन्होंने आज तक जो चीज वो फॉलो करते आए हैं वो गलत कभी भी नहीं था, वो भी सही है, और अब आज भी हम सही मानते हैं, क्योंकि हम भी शायद उस वैल्यूज को लेके बड़े हुए हैं। पर बात जब आती है हमारे नेक्स्ट जनरेशन की, अगर आप देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट स्पेशली जो यूथ है, इस यूथ की जो आइडियोलॉजी जो है ये काफी बदल गई है। हम जो हमारे लिए जो वैल्यूज पहले मायने रखती थी, इनके लिए वो वैल्यूज वो मायने नहीं रखती, क्योंकि ये नए वैल्यूज लेके अपना आ रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल रही कि ये भी गलत है और वो जो बोल रहे हैं बुजुर्ग जो बोल रहे हैं वो भी गलत है, पर बात है कि कैसे हम दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। तो जब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं तो उनको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन समझा रहे हैं, और जब नेक्स्ट जनरेशन हमको उस पर प्रेशर देते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि ये चीज कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो लोग ने जो देखा है, अपने जमाने में जो देखा है, वो शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो हम कैसे इस चीज को बैलेंस बना के चल सकते हैं, और अगर हम बैलेंस बना के चले और थोड़ा सा एडॉप्शन का ये ले ले कि जरूरी नहीं कि बच्चे हमेशा गलत बोल रहे हों, मैं बार बार इस पे एम्फेसिस करना चाहती हूँ, जरूरी नहीं कि बच्चे गलत बोल रहे हों, पर वो एडॉप्शन कितने पेरेंट्स के पास है कि बच्चे जो बोल रहे हैं वो भी सही हो सकता है। इसके लिए कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जब बैठ रहे हैं, तीनों जनरेशन जब बैठ रहे हैं, जब आपको मौका मिला, सब साथ कन्वर्सेशन जरूर हो, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती है, बहुत सारे निदान मिल जाते हैं जब हम बात घर पे कन्वर्सेशन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ में आता है। दोनों जनरेशन को साथ में बैलेंस करने वाली जो जनरेशन है वो हम हैं, कि दोनों जनरेशन को कैसे हम बैलेंस करें। तो मैं अपने घर की समस्या, मैं अपने घर से बात कर सकती हूँ कि कैसे मैं अपने घर पे बैलेंस करती हूँ अपने बच्चों का और बड़े बुजुर्ग जो घर पे हैं उन दोनों चीजों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्सेशन, जो मैं बार बार कहना चाह रही हूँ कि बच्चों के साथ कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। जी मैडम, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी कन्वर्सेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरेशन गैप जो है, बिल्कुल उसमें यदि हमें चर्चा से, हाँ बिल्कुल, चर्चाएं होते रहना चाहिए, थॉट्स जो है एक्सचेंज होते रहना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हम समझ सके कि हमारी जो जनरेशन है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, बिल्कुल। और बुजुर्गों के जो संस्कार हैं, वो भी जो नहीं मॉरल छोड़ सकते वैल्यूज हैं, उनको भी हम उनका दामन थाम कर आगे बढ़ सके, अपने बच्चों को वो दे सके, ताकि उनका भी सही तरीके से उनके विचारों का पोषण हो सके। तो मतलब इसमें कन्वर्सेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे साथ हमारे कॉलर भी जुड़े हैं, आइए उनसे बात करेंगे हम। हेलो, जबलपुर से अशोक जी हमारे साथ में हैं। हेलो हेलो
अशोक जी सवाल करें आप अपना, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे? जी मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये तो आमतौर पर सर्दियों में ऐसा होता है, ये लोगों की नाक बंद हो जाना और समय पर डॉक्टर मिल नहीं पाते हैं। हम्म। तो इसके लिए साधारण तौर पर हमको क्या क्या करना चाहिए, नाक के लिए और गले के लिए, मस्तिष्क के लिए? डॉक्टर्स कई बार नहीं मिल पाते हैं, सर्दियों के मौसम में नाक बंद हो रही है, गला खराब हो रहा है, तो इस तरह से हम क्या मुझे लगता है होम रेमेडीज़ की ये बात कर रहे हैं कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? बहुत ही ज़रूरी सवाल है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अक्सर डॉक्टर आप जब चाहें तब नहीं भी मिल सकते हैं, गांव में भी नहीं मिल पाते हैं, मिल भी जाएं तो आपको एक्सपर्ट जो सलाह चाहिए शायद नहीं मिल पाए। तो ऐसे में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उसका कारण जो होता है, कारण ये हो रहा है कि सर्दियों में हवा ड्राई होने के कारण से नाक में कंजेशन हो रहा है। अब नाक में कंजेशन क्यों होता है? नॉर्मली नाक का काम होता है जो भी हवा अपने नाक के थ्रू गले में या फेफड़े में जा रही है उसको ह्यूमिड करना, मतलब उसमें मॉइस्चर ऐड करना। अब जब आप ड्राई एयर को या सूखी हवा को नाक से खींचते हैं तो अपना शरीर सेंस करता है कि अरे तो सूखी हवा जा रही है, इसको जल्दी से जल्दी मॉइस्चर ऐड करना चाहिए। तो जैसे ही वो मॉइस्चर ऐड करने के लिए सीक्रेशंस चालू करता है, मतलब मैं फ्लूइड्स या प्रवाहों को सीक्रेशंस करता है, तो सीक्रेशंस की मात्रा कई बार ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आपको लगता है कि ये नाक बहने लग गई। एक्चुअली नाक बहना मतलब क्या है, मॉइस्चर का नाक में सीक्रेशन होना ताकि हवा ठंडी हो जाए। तो आपको मॉइस्चर कंटेंट इन्वायरमेंट में बढ़ जाए, मतलब आपके वातावरण में सूखापन कम रहे, ऐसा कोशिश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुनगुना पानी पीना है, हो सके तो 1 से 2 बार आप गार्गल्स भी करें, गुनगुना पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उससे गार्गल्स करेंगे, उससे बॉडी के सीक्रेशंस आएंगे और जो बैक्टीरिया वगैरह वो इन्फेक्शन क्लीन होता रहेगा। डॉक्टर साहब, स्टीम लेने से भी क्या कंजेशन दूर किया जा सकता है? स्टीम लेने से बिल्कुल कंजेशन दूर हो सकता है, लेकिन स्टीम को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लें। जैसा कि पहले अपन पढ़ते थे, हम लोग जब स्कूल में थे तो स्टोरी आती थी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसी तरह से स्टीम ज़्यादा देर लेने से आपको नुकसान भी हो सकता है, उससे ड्राइनेस बढ़ भी सकती है। इसलिए आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट से ज़्यादा स्टीम नहीं लेना चाहिए। मैं यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ा सा जो पिछले सवाल में रह गया था मैं ऐड कर दूँगा। जो इनर ईयर वाला पार्ट बात किया था जिससे चक्कर आ सकता है, साथ में अपने कान में से एक बहुत ही मैजिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि चेहरे की नस होती है, जिसको फेशियल नर्व बोलते हैं। कई बार इन्फेक्शन में फेशियल नर्व भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसके कारण से आपके चेहरे पे टेढ़ापन भी आ जाता है, जिसको कि गांव में बोल देते हैं कि चेहरे में लकवा लग गया। उसमें अपन को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अगर चेहरा टेढ़ापन आ रहा है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। सर, ये ठंडियों के जी आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट कई बार ये भी सुनने में आता है कि एडिनॉइड्स, कहाँ चेहरे में कोई स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर स्वेलिंग आ गई, वहाँ इन्फेक्शन हो गया, इसका क्या रोल रहता है और क्या चेहरे का स्ट्रक्चर बिगड़ता है कई बार, तो क्या एडिनॉइड्स का भी इसमें रोल रहता है? बिल्कुल, एडोनाइड का रोल जो होता है उसको, जब उसके कारण जो चेहरे में बदलाव आता है उसको एडोनाइड फेसेस बोलते हैं या मास्क फेस भी बोलते हैं। एडोनाइड्स जो होते हैं वो नाक के पीछे के भाग में होते हैं। आप यदि इसमें देखें तो जो आपका ये नाक है और जो पीछे के भाग में तालू दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे नेजोफेरिंग्स होता है, यहाँ पर लिम्फ नोड का कलेक्शन होता है, उसको एडेनॉइड बोलते हैं। उसका रोल लगभग 11 से 12 साल की उम्र तक लिम्फोसाइट जनरेट करना, यानी कि अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है। टॉन्सिल्स का भी वही काम होता है, 11 से 12 साल तक वो इम्यूनिटी आपकी बढ़ाता है। उसके बाद में इम्यूनिटी का वो फंक्शन अपने बोन मैरो में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इस बीच में जब अगर एडेनॉइड ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो उससे क्या होता है कि जब बच्चा बैठा हुआ है तब तो उसको सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जब बच्चा ऐसा लेट जाता है तो तालू नीचे को आ जाता है और जो उसकी जगह है बहुत कम हो जाती है। इसके कारण से उसको बार बार मुँह से सांस लेनी पड़ती है और जब मुँह से सांस जाती है तो उसको तकलीफें होती हैं। जब एडेनॉइड फेसिस होती है इसमें बच्चे का चेहरा डल जैसा होता है, लार टपकती रहती है, तालू का कर्वेचर ऊपर को हो जाता है, दांत की ओवर क्राउडिंग हो जाती है और बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, उसकी डाइट भी कम रहती है, गुस्सा ज़्यादा आता है उसको। तो ये सब एडेनॉइड के एक सिम्टम्स हैं। होते क्या सर्दी भी होती रहती है ऐसे बच्चों को? ऐसे बच्चों को अक्सर सर्दी रहती है और नाक बहती रहती है। और फिर इससे एक और नुकसान होता है कि एडेनॉइड जहाँ पर मैंने बताया उसके पास से जो इस्च्यूशन ट्यूब जो है ये एडेनॉइड के पास वाले जगह पर ही खुलती है। तो एडेनॉइड ज़्यादा होते हैं
तो वो इस ट्यूब को ब्लॉक करती है। जब ब्लॉक करती है तो इससे फिर निगेटिव प्रेशर मिडिल ईयर में बनता है, और निगेटिव प्रेशर बनने से यहाँ सीक्रेशंस होते हैं, तो फिर मिडिल ईयर में भी इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे ये दबाव बढ़ने के कारण से ये पर्दे को तोड़ के कान से बाहर आने लगता है। तो कई बार लोगों का मानना होता है कि बच्चों का तो कान बहता ही होता है, मवाद आता है, पानी आता ही होता है, लेकिन वो एक्चुअली साइंटिफिकली गलत है, ठीक नहीं है। वो इन्फेक्शन की ओर इशारा करती है। अगर किसी भी बच्चे का कान बार बार बह रहा है तो उसको तुरंत एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, उसको सही सही कान का भी इलाज होना चाहिए, नाक के पीछे के भाग का भी जांच होनी चाहिए। नाक के पीछे के भाग जांच करने के लिए या तो हम एंडोस्कोपी करते हैं, या फिर बच्चा बहुत ही छोटा है तो फिर उसको एक्सरे करके देखते हैं। जी और सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभी आपने हमारे साथ में साझा की। एडिनॉइड्स के बारे में भी आपने विस्तार से बताया, साइनस के बारे में भी आपने विस्तार से बताया। पर किसी को एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, सेप्टम डेविएशन है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैसे एग्जामिन करें, कैसे डायग्नोज करें, उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये तमाम बातें हम आपसे करेंगे कुछ देर के बाद। शिवानी जी हमारे साथ में हैं। शिवानी मैडम, आपसे जो आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है जनरेशन गैप, उसके बारे में फिर से बात करना चाहेंगे। मैडम, आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण जो परेशानी है पेरेंट्स के सामने, बच्चों को लगता है पेरेंट्स हमको नहीं समझ रहे हैं, पेरेंट्स को ऐसा लगता है बच्चे ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, बच्चों को हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे आप? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है जो बच्चे, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस हमारे पेरेंट्स हमको बोल रहे हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो बच्चों का सोचना गलत है या फिर पेरेंट्स का, या क्या जनरेशन गैप को कहाँ आप? सही मायने में बताऊं वृंदा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और मोबाइल ने शायद ज़्यादा ज्ञान दे दिया है जो हमारे समय में नहीं था। राइट। तो हमें क्या होता था कि बड़े बुजुर्ग जो, जैसे बहुत छोटी सी बात है कि हमारी जो घर पे बड़े बुजुर्ग हैं तो वो कहते हैं कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। उसके पीछे कुछ कारण ज़रूर है। हमारे बच्चों को हम जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं आप कारण बताओ, क्यों आप वो क्यों मानते आ रहे हो रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, क्या कारण है वो? तो ये बच्चे हर चीज का एक सॉल्यूशन मांगते हैं, और वो सॉल्यूशन हम जो थे, हमारे पेरेंट्स ने बोला है तो हम उसको मान गए थे, हम दोबारा सवाल नहीं करते थे। वो तार्किक बातें चाहते हैं, वो साइंटिफिक रीजन चाहते हैं, जस्टिफाई राइट। उनके लिए वो जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो जो हमने समझा, जब हमने ये पूरा ये किया कि क्यों पेरेंट्स बोलते थे, तो जो मुझे समझ में आया कि नाखून एक ऐसी चीज है जब आप काटते हैं वो कहीं पे भी फैल सकता है। तो जब वो फैलेगा, हो सकता है कि इतने बड़े घर तो होते नहीं थे, घर भी छोटे होते थे, किचन भी छोटा था, हो सकता है कहीं ना कहीं खाने में किसी चीज में चले जाए। तो अगर खाने में चले जाएगा, दिन में होगा तो आपको नजर आएगा कि कहाँ पे गिरा है, पर रात को जब होता है तो वो कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, पावर कट रहता था, तो आप नेल्स कट करेंगे तो हो सकता है आपके कोई ना कोई की जगह कुछ और। राइट। तो ये कारण होता था जब वो मना करते थे कि ये नहीं। तो आजकल के बच्चों को हर चीज में तर्क चाहिए रहता है, डिबेट चाहिए कि क्यों आप इसको मना कर रहे हो, पर इसके पीछे कारण क्या है। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे तुमने कारण कैसे पूछ लिया, आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, आर्गुमेंट्स के। पर आप ये भी सोचिए ना कि बच्चों का अगर आप रख के सोचिए कि बच्चे जो सवाल कर रहे हैं उसमें हमें भी तो सीखने को मिल रहा है, हम भी उस पे जा रहे हैं ना तर्क पे कि क्यों एक्चुअली क्यों होता है ये। एकदम ब्लाइंडली हम बिलीव नहीं कर रहे, हम भी उस तर्क पे जा रहे हैं कि क्यों मना किया जाता था या क्यों मना होता है। और ये तर्क जब हम बच्चों के सामने रखते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ ये तर्क सही है या साइंटिफिकली बोले या जो भी सही है, ठीक है, हम नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है वो हमारे हेल्थ के लिए। तो ऐसे कई ऐसे इश्यूज होते हैं जो एक्चुअली बच्चे तर्क रखते हैं, क्यों बोलते हो आप लोग, क्यों इसको मानते हो। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत हैं, पर कभी कभी होता है ना तरीका गलत होता है पूछने का या सवाल रखने का, उसमें हो जाती है प्रॉब्लम, घर पे क्लेश कि ये ऐसे कैसे तुमने पूछ लिया। वो तरीका अगर बच्चे भी सीख ले कि कैसे हम अपने प्रश्नों को रख सके, कैसे हम पूछे ताकि हमको भी उसका जवाब मिल जाए, तो मुझे लगता है कि सारी चीज सेटिस्फाई हो जाता है। यानी मैडम कहीं ना कहीं ये सलीका हमें होना चाहिए कि कब किस बात को कहाँ किस तरीके से प्रेजेंट करना है। हाँ। तो वो चीज बड़ी खूबसूरत सी हो जाया करती है। कन्वर्सेशन बहुत, इसलिए मैं बार बार बोली कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों के साथ आप किस तरीके से पेश आ रहे हैं। ये नहीं कि हमने बोला है आपको मानना है। कोई बच्चा आजकल के जमाने में नहीं मानेगा कि हमने बोला आपको मानना है। बिल्कुल। यानी
साइंटिफिकली उनका तर्क। हम रिप्लाई दें, उनके तर्क को तर्क हम समझें। और उसके अकॉर्डिंग हम उसका रिप्लाई करने की बिल्कुल। कोशिश करें, तो मुझे नहीं लगता कि अलगाव या जो इस तरह के एग्रेसिव हो रहे हैं बच्चे, हाँ, जो वो लगते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, तो वो हमें दुश्मन मानेंगे। जी, हाँ, एग्जैक्टली। शिवानी मैडम हमारे शो में आप आए और हमसे जुड़े, इतनी सारी इतनी प्यारी बातें आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। Thank you so और much. जल्दी ही अपने किसी और प्रोग्राम में आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद हमारे Thank you प्रोग्राम so में आने much. के लिए। Thank you. दर्शकों नमस्कार एमपी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आप, छोटे से ब्रेक को ले लेते हैं, उसके बाद जल्द आपसे जुड़ते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हमारे आज के सेगमेंट से मिले सुर। आज झूमले, नौटंकी, हम किसी से कम नहीं में मेरी सहयोगी जीवा आपकी मुलाकात कराएगी मंदाक जी से। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ की। ये जो सफलता आपने प्राप्त की है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? चर्चा खेती किसानी की, बातें फसलों और उनसे आमदनी की। लीजिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह, मौसम का सटीक अनुमान, रोजाना मंडी भाव की सही जानकारी, जानिए सरकारी योजनाओं का फायदा। खेती से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, रोजाना शाम 5:30 बजे दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। रहें हमेशा खुशहाल, करें अपने स्वास्थ्य की देखभाल। देखिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य हर सोमवार शाम 4:35 पर डीडी मध्य प्रदेश पर। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम नमस्कार एमपी में। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आप, और आप सभी जानते हैं कि ये प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम में आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो दर्शकों, आप सब जानते हैं कि हमारे कुछ टेलीफोन नंबर्स हैं जिन पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न हमारे विषय विशेषज्ञों से कर सकते हैं। नोट डाउन कर लें, यदि अभी तक आपने हमारे नंबर को नोट डाउन नहीं किया है, टेलीविज़न स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि आज हमारे साथ में हमारे मेहमान के रूप में स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। आप ENT हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं और बड़े विस्तार से नाक कान गला से संबंधित विभिन्न बीमारियों के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। साथ ही अभी अभी हमारे एक और मेहमान हमारे साथ में हमसे जुड़े हैं। हमारे साथ में अभी जुड़े हैं प्रहलाद सिंह सिकरवार जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार प्रहलाद जी, एक उम्दा कवि के रूप में आपको जाना जाता है। पूरे देश भर में आपने अपने काव्य के माध्यम से एक अलग तरह की पहचान बनाई है। और दर्शकों को हम बता दें कि आपके लगभग 11 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। चंबल पर प्रबंध काव्य भी प्रकाशित हो चुका है। खंड काव्य की रचना भी आपने की है और विभिन्न हमारे जो देशभक्त हैं उनके ऊपर भी आपने बड़े सुंदर से साहित्य सृजन किया है। तो चाहेंगे एक प्यारी सी कविता के साथ शुरुआत हो जाए सर। अभी मैडम बता रही थी कि जवानी और बुज़ुर्गों में सामंजस्य नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ क्यों नहीं है वो सामंजस्य। क्योंकि जवानी की अपनी एक चाल होती है, अपना एक स्वभाव होता है कि सावन भादों की नदिया सा चढ़ता पानी है और पोर पोर से उठे हिलोरें यही जवानी है। इतना तेज बहाव धरा से धाराएं लड़ती हों, त्रिवली नाभिवर तुला जैसी भंवरें पड़ती हों कि नाम पवन का स्वयं उड़ाती चुनर धानी है।
सावन भादों की नदिया सा चढ़ता पानी है। सतरंगी संध्या से सपने सघन सजाए हों, मदिर मदिर नयनों में रक्तिम डोरे छाए हों। दर्पण में निज काट चिटकोटी खूब लजानी है। सावन भादों की नदिया सा चढ़ता पानी है। कि देख देख घनश्याम मयूरी कूक लगाती हो, आलिंगन के हेतु वल्लरी भुजा उठाती हो। गत में अति आवेग मिलन को हुई दीवानी है। सावन भादों की नदिया सा चढ़ता पानी है। और तट की सारी ठसक मिटा दे पद तल में चीखे, वर्तमान भोगी भविष्य का मंत्र नहीं सीखे। कि तेरी मेरी सारे जग की यही कहानी है। सावन भादों की नदिया सा चढ़ता पानी है। पोर पोर से उठे हिलोरें यही जवानी है, यही जवानी है। और हम अपने भारतवर्ष पर बड़ा गर्व करते हैं। उसको लेकर के मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। स्वागत है आपका जी। कि समय की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम। होश में इसको चलाना कवि हमेशा, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। क्या बात है। राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। और ये हमारा देश कैसा देश है कि ये अमित देश है, सबल समर्थ देश है। ये अमित देश है, सबल समर्थ देश है। देवतुल्य वसुंधरा वंदनीय देश है। ये अमित देश है, सबल समर्थ देश है। प्रकाशवान हर दिशा, सुधा चषक हर निशा। सद्द नद्द प्रवाहिता, उदित प्रात दिनेश है। वंदनीय देश है, वंदनीय देश है। कि लोकाभिराम हरितमा, सानुकूल प्रियतमा। पालिता प्रफुल्लिता, मनोरमा सुबेश है। वंदनीय देश है, वंदनीय देश है। कि भव्यता विलास है, चतुर्दिशा विकास है। न दुश्मनों की त्रास है, रमते यहाँ अखिलेश है। वंदनीय देश है, वंदनीय देश है। ये वंदनीय देश है। बड़ी सुंदर कविता और सर आपने सुनाई। आपकी कविताओं का आनंद हम बराबर लेते रहेंगे। और दर्शकों, किसी ने क्या खूब कहा है कि वेद ऋचाओं से गूंजा था जिसका अंबर नीला, जहां राम घनश्याम कर गए युग युग अद्भुत लीला। जहां बांसुरी बजी कृष्ण की, जागा स्वर्ण सवेरा, वही देश है मेरा, वही देश है मेरा। वाह वाह। तो भारत की जो महिमा है उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। अद्भुत है हमारा देश, अतुलनीय है हमारा देश। इसका महिमा मंडल, इसकी तुलना तो हम किसी देश से कर ही नहीं सकते। प्रणाम करते हैं हम अपने देश की भूमि को, प्रणाम करते हैं हम अपने देश को, हमारे देश के जो संस्कार हैं, हमारे देश में जो वीर सपूत हैं, उन सबको हम नमन करते हैं। चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे, आपकी कविताओं का आनंद लेंगे। उसके पहले हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि हमारे साथ में आज स्टूडियोज में हमारे साथ में डॉक्टर अनिल जैन साहब भी हैं। सर के बारे में हम आपको बता दें कि लगभग 215 बल्कि इससे ज़्यादा ही आप सर्जरी कर चुके हैं कोक्लियर इम्प्लांट की। और इसके साथ ही यदि हम ईयर सर्जरी की बात करते हैं तो उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो एक्सपर्टीज़ है कॉक्लियर इम्प्लांट, उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है उसकी? यह बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सभी लोग को समझने ज़रूरी है। कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में मैं बोलूँगा
ये करते क्यों हैं? जब भी कोई भी खास करके बच्चा सुन नहीं पा रहा होता है और अपने बोलना सीखने के लिए सुनना ज़रूरी है। जब कोई सुन नहीं पाता है तो फिर वो बोलना सीख भी नहीं पाता है। यूजुअली डेफनेस दो तरह की होती है, एक कंजेनाइटल मतलब जो जन्म से गूंगा और गूंगापन जब होता है तो वो बहरापन भी आता है। दूसरा होता है एक्वायर्ड मतलब वो जन्म से तो सुनते बोलते थे लेकिन बाद में उनको किसी चोट लग गई या कोई इन्फेक्शन हो गया उसके कारण से उनकी श्रवण शक्ति या हेयरिंग चली गई। आपको एक चीज़ बता दें, जो भी बच्चे जन्म से गूंगे बहरे होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी दूसरी क्षमताएं बहुत ही अच्छी विकसित होती हैं। ऐसे में हमारा दायित्व या हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी सुनने की क्षमता को भी हम जितना हो सके उनको बढ़ाने की कोशिश करें। और इसी में का एक काम होता है कॉकलियर इम्प्लांट। लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट करना कब है, इसकी जानकारी लेने के लिए आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बच्चे के जन्म के 1 से 2 दिन के बाद भी हम उनकी सुनने की क्षमता की जांच कर सकते हैं, जिसको स्क्रीनिंग ऑफ हियरिंग बोलते हैं। उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, OEE मतलब ऑटो एकॉस्टिक इमिशन और दूसरा होता है बेरा, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। यह जितने जल्दी से जल्दी हम जांच कर लें उससे हमें पता चल जाता है कि इनको सुनने की क्षमता में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उनको हम रेड फ्लैग मतलब उनको हम चिन्हित कर लेते हैं और उनको रेगुलर फॉलोअप करते हैं। और जब हमें कंफर्म होता है कि नहीं इनको तो सुनने की क्षमता में दिक्कत है तो फिर हमें उनको पहले कितना क्षमता में दिक्कत है, अगर उनको हेयरिंग एड से फ़ायदा मिल सकता है तो हम उनको हेयरिंग एड देते हैं। अगर उससे उनको फ़ायदा नहीं मिलता है तो फिर कॉकलियर इम्प्लांट नाम का एक डिवाइस होता है जिसको कि ऑपरेशन करके कॉकलिया यानी कि कान के इनर भाग का जो स्नेल जैसा शेप दिखता है इसको कॉकलिया बोलते हैं। यदि ये काम नहीं कर रहा है तो फिर सिग्नल ब्रेन में नहीं जाएंगे। या थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा, सुनना केवल यहाँ से नहीं होता, यहाँ से सिग्नल साउंड के जाते हैं, फिर वो कान के पर्दे को हिलाते डुलाते, फिर कान के अंदर मिडिल ईयर में बॉन्स होते हैं मेलिस इंक स्टेपिस, इन हड्डियों को हिलाते हैं, फिर एक कंपन कॉकलिया में जाते हैं। कॉकलिया तक ये मैकेनिकल एनर्जी होती है मतलब ये कंपन के रूप में होते हैं। कॉकलिया का काम होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करना, ये काम कॉकलिया का होता है। फिर उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जो आप पीला स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कॉकलियर नर्व, वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व होते हैं। एक्चुअली वेस्टिबुलर पार्ट बैलेंस का काम और कॉकलियर पार्ट सुनने का काम। तो ये नर्व तक सिग्नल जब जाएंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कन्वर्ट करने के लिए कॉकलिया मेन काम करता है। अगर यहाँ गड़बड़ी है तो बच्चा सुन नहीं पाएगा, फिर ये सिग्नल ब्रेन में जाते हैं। तो ये अगर कॉकलिया काम नहीं कर रही है तो एक डिवाइस होता है छोटा सा, ये इसको अपन अंदर फिट करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रोड होता है वो कॉकलिया के अंदर जाती है, फिर जब अपना साउंड जाता है उसको ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है और उसको नर्व लेके अपने ब्रेन पे पहुंचाती है, जिससे कि बच्चा सुनने लगता है। जब बच्चा सुनने लगता है, जिस दिन से सुनता है वह उसका पहला दिन होता है, फिर हम उसको स्पीच थेरेपी देते हैं। मतलब जब वो सुनेगा तो उसको फिर बोलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं तो फिर वो एक नॉर्मल लाइफ जैसा जीने लगता है। यदि आप कभी कॉकलियर इम्प्लांट किए हुए बच्चे से मिलेंगे तो कई बार आप देख के बता भी नहीं पाएंगे कि इनका कोई ऑपरेशन हुआ है, इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। दर्शकों को हम बता दें कि मतलब अब यदि कोई बच्चा बचपन से ही बहरेपन से शिकार है, सुन नहीं पाता है, तो अब वो चुनौती नहीं, परेशानी नहीं है, बल्कि उसको हम ठीक कर सकते हैं कॉकलियर इम्प्लांट के द्वारा और उसकी फैसिलिटी हमारे मध्य प्रदेश में भी अवेलेबल है। हाँ, जी। एक और मैं बात बोलना चाहूँगा, ये आप लोग बहुत सजग रहना जरूरी है। पहले के टाइम में लोग इन बच्चों को डेफ एंड डम बोल देते, जो कि बहुत ही गलत है। कृपया कभी भी उनको डम नहीं बोलें। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, उनको कभी भी डम नहीं बोलें। बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, वो म्यूट बोलते हैं, डेफ एंड म्यूट मतलब वो बोल नहीं पा रहे हैं। इंटेलिजेंट तो पूरा होते हैं, उनको कभी भी ऐसे शब्दों से कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जी, चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ में सिकरवार जी हैं, प्रहलाद सिंह जी। सर, हम चाहेंगे कि एक और प्यारी सी कविता आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, एक छोटा सा। बिल्कुल जी। कि सत्य के पथ पर चला जो वह कभी हारा नहीं है, क्योंकि उसने कोई भी अन्याय स्वीकारा नहीं है। आप तो जन्मे अभी हो, समझ लो कुछ बूझ लो,
शक्ति कितनी प्रबल इसमें बुद्धजनों से पूछ लो। हम तुम्हें समझा रहे हैं यह सरल धारा नहीं है। सत्य के पथ पर चला जो वह कभी हारा नहीं है। मानवी संवेदनाएं सिंधु सा विस्तार है। सर्व सुख कल्याणकारी प्यार ही बस प्यार है। सूर्य की जलती किरण है, सिर्फ अंगारा नहीं है। सत्य के पथ पर चला जो है यह तपस्या ही विरल है। जो प्रकाशित शक्ति से है यही प्रहलाद ध्रुव की भक्ति केवल भक्ति से। प्रहलाद जी, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि अब हम आपसे आगे बातचीत कर सकें। आगे हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे, हम अपने प्रोग्राम में आपसे जरूर मिलेंगे। दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम, आज का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा और हमारे विशेषज्ञों से जो हमारी स्पेशल मुलाकात थी उसमें आपने बहुत सारी जानकारियां जुटाई होंगी और वो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत कारगर और उपयोगी साबित होंगी। हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे हमारे मेहमानों का। हमारे साथ आज थे डॉक्टर अनिल जैन साहब। सर, बहुत धन्यवाद स्टूडियोज़ में आने के लिए, आपका अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ में शिवानी घोष मैडम भी थी, उनका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और हमारे साथ में प्रहलाद सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आभार सर, अपना वक्त हमारे लिए देने के लिए। तो आज के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें यानी पूरे दूरदर्शन परिवार को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। हमारे आज के सेगमेंट से मिले सुर।